हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो सब? एकदम मस्त, बढ़िया, टकाटक। यस। चलो, गुड आफ्टरनून के साथ साथ हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी हाइलाइटर। कौन से चैप्टर के लिए? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मैंने पूरे चैप्टर के एनसीईआरटी हाइलाइटर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स। ठीक है, आज हम पार्ट 1 के साथ शुरू कर रहे हैं ताकि हमारा ये चैप्टर का कोई भी एनसीईआरटी का लाइन मिस ना हो जाए। ठीक है, चलो इसी के साथ शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट सी सूचना, और ये सूचना ये है कि वेदांत लेके आ रहा है आपके लिए क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स के ऑलरेडी 3 बैचेस शुरू हो चुके हैं, ये चौथा बैच है जो शुरू हो रहा है। और ये कब शुरू हो रहा है? 19 अप्रैल। ठीक है, मतलब शुरू हो चुका है। ठीक है, तो 19 अप्रैल को चौथा बैच क्रैश कोर्स वाला शुरू हो चुका है। क्रैश कोर्स की फीस है 10,000 रुपीज और आपको मिल रहा है पूरा 30% डिस्काउंट, और आपकी फीस हो जाएगी 7,000 अगर आप कूपन कोड यूज करते हो BMCC। ठीक है, तो BMCC हमारा कूपन कोड रहेगा जो आपको यूज करना बनता है। चलो, अब इसी के साथ देख लेते हैं क्या क्या कोर्स के ओवरव्यू में आएगा। तो हमने बोला, देखिए आपके पास है नीट का मेन सिलेबस जो है 11th-12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो PCB तीनों चीज 120 सेशंस में हम खत्म कर रहे हैं। और कौन पढ़ाने वाला है आपको? इंडिया के बेस्ट टीचर्स भाई, और क्या चाहिए हमको। ठीक है, प्लस आपके पास होंगे अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग के लिए डाउट एक्सपर्ट्स, डाउट ऐप पे फ्रॉम 8 AM to 11 PM। आपके पास होंगे 10 फुल टेस्ट और 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट। और इसके साथ साथ आपको मिलेंगे अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स ताकि आप नीट मेन एग्जाम को क्रैक कर पाओ। ठीक है, और हम मिलने वाले हैं 2-वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पे। अगर आप चाहते हो मुझसे और अच्छे से बॉटनी पढ़ना और ज्यादा डिटेल में हर चीज को जानना, तो हम मिलेंगे क्रैश कोर्स में पक्का। ठीक है, और इसी के साथ बढ़ते हैं टू ऑल द 3 बैचेस जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किए हुए। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद 22 मार्च, 5 अप्रैल एंड 12 अप्रैल, ये 3 बैचेस। ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश दोनों भी मीडियम में से कोई एक लैंग्वेज जो आपको समझ में आती है अच्छे से वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है क्रैश कोर्स कंप्लीटली इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, यू कैन सिलेक्ट इंग्लिश बैच ऑल्सो, यू कैन सिलेक्ट हिंदी बैच ऑल्सो। नेक्स्ट, कब से शुरू हो रही है बैच? तो हमने बोला शुरू तो हो चुकी 19 अप्रैल से, 19 अप्रैल से। अब बिल्कुल डिले नहीं करना है, आखिरी मौका है, फटाफट एनरोल कर लो। याद रखोगे कूपन कोड क्या रहेगा? BMCC। ठीक है, चलो यही से हम शुरू कर रहे हैं। वेदांत नीट मेड इजी को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और यस बेल आइकन को कर लो हिट और नोटिफिकेशन को टर्न कर लो ऑल। अब चलते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, इसको ज्वाइन करना बनता है बॉस। क्यों? क्योंकि आपको सारे PDF नोट्स मिलेंगे, सारे सेशन के अपडेट्स मिलेंगे। इतना ही नहीं, आप एक वेदांतो टी-शर्ट जीतने का मौका भी पा सकते हो। नेक्स्ट, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सब लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोल के बैठे हैं मेरे सामने। पेज नंबर 19 के लास्ट पैराग्राफ पे, हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने छोड़ दिया, हम लास्ट पैराग्राफ पे। अब फूल क्या होता है? तो हमने बोला फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन। क्यों फैसिनेटिंग ऑर्गन? खूबसूरती के लिए यूज कर लो, ऑर्नामेंट्स मतलब डेकोरेशन के लिए यूज कर लो, जैसे होटल, घर, शादी, किसी भी चीज में डेकोरेशन के लिए यूज होता है। कोई सोशल फंक्शन हो जाए तो हम फ्लावर्स यूज कर लेते हैं डेकोरेशन के लिए। कोई भगवान के रिलीजियस फंक्शन हो जाए, भगवान की पूजा बोल लो, या फिर किसी भी चीज पे, किसी भी फेस्टिवल में देख लो, फ्लावर तो आएंगे डेकोरेशन में, है ना। कल्चरल वैल्यू, रंगोली वगैरह बना लेते हैं लोग फ्लावर से। क्या कुछ नहीं करते हम फ्लावर के साथ। सोचिए, हर एक हमारे त्योहार में, हर खुशी में, हर गम में, हर एक एक्सप्रेशन को जताने के लिए हम फ्लावर यूज करते हैं। इसलिए हमने बोला ह्यूमन बींग्स और फ्लावर जो है ये तो भाई इममेमोरियल समय से एक अजीब से, बहुत ही गहरे से रिश्ते में है, इंटीमेट रिलेशनशिप में है। हम फ्लावर को यूज करते हैं फॉर एस्थेटिक पर्पस, ऑर्नामेंटल पर्पस, सोशल पर्पस, रिलीजियस पर्पस एंड कल्चरल वैल्यूज। सिंपल। नेक्स्ट, फिर हमने बोला हर बार हम फ्लावर यूज करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस ह्यूमन फीलिंग्स, जैसे कि लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीव, मॉर्निंग। मतलब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, एक्सप्रेशन देने के लिए हमारे पास क्या आएगा? फ्लावर। बट एज अ बायोलॉजिस्ट, ठीक है, जैसे आप और मैं, हम बायो पढ़ते हैं, हम बायोलॉजिस्ट हैं, हमारे लिए फ्लावर एक इमोशन से ज्यादा एक ऑर्गन था प्लांट का, और उसको स्टडी करना जरूरी था। जब हमने प्लांट के ऑर्गन को देखा तो हमको क्या दिखा? आप किसी भी फ्लावर में देख लो, एक डंडी होगी, एक स्टॉक होगा, और इस स्टॉक को हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज पेडिसेल। ठीक है, तो फ्लावर की डंडी को हमने बोल दिया पेडिसेल।
इसी पेडिसेल से हमको मिलेगा थैलेमस, ठीक है, ये थैलेमस या रिसेप्टिकल होगा। फिर इस थैलेमस या रिसेप्टिकल से निकलता है एक हमारा सबसे पहला वर्ल जिसको हम बोलेंगे कैलिक्स, और कैलिक्स के सिंगल यूनिट को हमने नाम दे दिया सेपल। फिर कैलिक्स में से निकलेंगे हमारे करोला, ठीक है, तो ये थे हमारे पास करोला। करोला के सिंगल यूनिट को हमने नाम दे दिया पेटल। फिर इसी में कहीं पे आपके पास एक अलग सा स्ट्रक्चर रहेगा फ्लावर में, और वो ऐसा कुछ था। आजा बेटा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अच्छा सॉरी, अब वो ऐसा था, ठीक है। अब ये कौन था? तो हमने बोला ये है एंड्रोशियम, क्योंकि ऐसे बहुत सारे होंगे और इसके सिंगल यूनिट को, मतलब जैसे कि इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? स्टेमिन। जिसमें से ये ऊपर वाला जो था वो है एंथर, और ये जो नीचे वाला था वो है फिलामेंट। सिंपल। अब नेक्स्ट, अब हमारे पास तीसरी और आखिरी चीज आ रही है। भाई आजा आजा आजा, जल्दी आजा। हाँ, अब यहां हमको एक और चीज दिख जाएगी, और वो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये कौन था? तो हमने बोला ये देखो, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल में रहने का, और ये अंदर सबसे नीचे वाला ओवरी। सिंपल। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मिलजुल के बनता है पिस्टिल। मिलजुल के क्या बन जाएगा? पिस्टिल। और पिस्टिल वाले वर्ल को हम बोलते हैं गाइनोशियम। सिंपल। तो ये हो गया हमारे फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स। अब इसी के साथ हमने बोल दिया, अगर हम बायोलॉजिस्ट है, ठीक है, आजा बेटा, अगर क्या हम सच्ची बायोलॉजिस्ट है, तो हमारे लिए फ्लावर एक मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल है। मतलब एक ऐसी अजीब, अजीब तो नहीं बोलते, बहुत ही खूबसूरत सी चीज जिसका स्ट्रक्चर पढ़ने लायक होता है और जिसमें एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होते। ये वही जगह है जहां पे प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इट इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, अब हमने बोल दिया, कैन नहीं, हमने नहीं बोला, एनसीईआरटी ने बोला, कैन यू नेम द टू पार्ट्स इन अ फ्लावर इन विच two most important units of sexual reproduction develop? तो हमने बोला yes, the two parts of flower are androecium and gynoecium, या फिर हम उसको बोल सकते थे anther and ovary, क्योंकि anther के अंदर बनेगा pollen grain और ovary में बनेगा बेटा embryo sac। ठीक है, तो आप androecium या anther लिख सकते थे, करेक्ट आंसर जाएगा। androecium लिखा है तो gynoecium होना चाहिए, anther लिखा है तो ovary होना चाहिए। सिंपल। और ओवरी के अंदर क्या होगा? ओव्यूल। परफेक्ट। अब चलो यही से आगे बढ़ते। अब आगे क्या बोला? सी, जितना भी रिप्रोडक्शन में प्रोसेस होगा या जितने भी स्टेप्स होंगे, बेसिकली एंटायर पार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहले रिप्रोडक्शन की तैयारी होती है, तो ये होता है प्री फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स। ठीक है, फिर होता है एक्चुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और फिर होता है रिप्रोडक्शन के बाद वाले इवेंट्स जिसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये पहले पार्ट में हम प्री फर्टिलाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं। मतलब हमारा दूल्हा मेल गैमेट कैसे तैयार हो रहा है, हमारी दुल्हन फीमेल गैमेट कैसे तैयार हो रहे हैं, ये जानना हमारे लिए जरूरी था। तो इसी के लिए हमने शुरू कर लिया सबसे पहला पार्ट, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगे और क्या क्या इवेंट्स होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जब एक फूल दिखता है ना प्लांट पे, कि भाई हाँ देखो 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 फूल आ गया, फूल आ गया, खिल गया फूल, तो फूल के आने से पहले प्लांट को पता था कि मैं फूल बनाने वाला हूँ। मतलब देयर इज अ डिसीजन जो प्लांट ने ले लिया कि भाई हाँ मुझे तो फ्लावर बनाना है, आई एम गोइंग टू फ्लावर, आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस अ फ्लावर। ठीक है, मतलब प्लांट समझ गया मेरी जवानी फूटने ही वाली है भाई, मतलब मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना ही है। और यही चीज कैसे पता चली प्लांट को? क्योंकि जैसे हम बच्चे थे, ठीक है, हम बच्चे थे इसलिए बोला क्योंकि आप भी बड़े हो चुके हो भाई, तुम्हारे भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप हो चुके हैं। तो वैसे ही जब हम बच्चे थे तो बच्चे से वो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप होने वाला था ना, जैसे जब प्यूबर्टी हिट होता है, तो वैसे ही प्लांट्स में भी
ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होगा जहां उनके वेजिटेटिव फेज से वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ रहे थे। जैसे हमारे में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब बनना शुरू हो जाता है और वही एक अजीब सी हार्मोन की धारावाहिक शुरू हो जाती है हमारे बॉडी में। वैसे ही प्लांट्स में भी सेवरल हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे चेंजेस की सेल्स जो थे वो डिफरेंशिएट होंगे और वो आगे वो जो बर्ड था ना, कली जो थी, उसको लीफी बर्ड के बदले फ्लोरल बर्ड बना देगी। तो डिफरेंशिएशन कुछ ऐसे हुआ, हार्मोन के चेंजेस कुछ ऐसे हुए कि वो कली जिससे पत्ता आने वाला था उस कली से फूल आएगा और पहले पहले फूल की कली को हम बोलेंगे फ्लोरल प्रिमोर्डियम। ठीक है, अगर सिंगल है तो भाई फूल हो तुम, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है जो एक पेडंकल पे अटैच था तो आप उसको बोलते हो इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस बहुत सारे फूलों का ग्रुप होता है नेचुरली, बुके को इनफ्लोरेसेंस नहीं बोल सकते। बट अगर आपको कभी मौका मिले तो बोगेनविला के फ्लावर्स को देखना, सनफ्लावर को देख लो, या फिर आप देख सकते हो कुछ और ऐसे फ्लावर्स जैसे मैरीगोल्ड। बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स एक साथ आते हैं एक बड़ा फूल दिखने के लिए, वो होता है इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस कब होगा? जब बहुत सारे फ्लोरल बर्ड्स एक साथ आएंगे और फिर एक साथ सारे खिलेंगे, जैसे गुलमोहर में दिखता है। ये सीजल पीनिया बोलते हैं हम उसको। अब नेक्स्ट, अगर एक फ्लावर है और उसमें मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब क्या है अंदर? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों, तो वो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। एंड्रोशियम क्या होगा? तो हमने बोला इट्स अ वॉल ऑफ स्टेमेंस। गाइनोशियम क्या होगा? इट्स अ वॉल ऑफ पिस्टल्स। तो एंड्रोशियम वॉल ऑफ स्टेमेंस, गाइनोशियम इट्स represents female reproductive organ, it's a wall of pistil. सिंपल। अब देखते हैं स्टेमन। पहले मेल से शुरू करेंगे भाई, फीमेल बड़ी डिफिकल्ट है हैंडल करने। पहले मेल से देख लेते क्या क्या होता है मेल के पास, फिर चले जाएंगे फीमेल के पास। पहले दूल्हा तो रेडी हो, फिर दुल्हन को मनाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब स्टेमन पढ़ेंगे, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम और फिर पोलन ग्रेन। ठीक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ एक छोटा सा चीज और उसके बाद हम यही चीज यहाँ पे रीड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर हमने बोला एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम क्या था? वॉल। उसके सिंगल यूनिट को आपने नाम दे दिया स्टेमेन। और स्टेमेन अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसी एक स्ट्रक्चर दिख जाएगी और ऊपर ये स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आजा, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग खराब है तो थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, चलो, और ये था हमारा दूसरा सा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो नीचे वाली डंडी है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर था इसको हम बोलते हैं एंथर। ठीक है, अब अगर आप एंथर देखते हो, चलो मैं एंथर को हाईलाइट कर देती हूँ, थोड़ा सा येलो कलर यूज कर लेते हैं, पीला पीला पीला। एंथर को हमने कर लिया जॉन्डिस, ये आ गया एंथर। अब ये देखो, ये था पहला लोब और ये था दूसरा लोब। तो एंथर में हमको दिखते हैं दो दो लोब्स। ठीक है, तो एंथर कैसा होगा? बाइलोब्ड एंथर, क्योंकि उसमें दो लोब्स थे। सिंपल। नेक्स्ट आजा बेटा। अब ठीक, अब वापस आ जाते हैं हम हमारे एंथर के पास। तो ये एंथर था बाइलोब्ड। ठीक है, दो दो लोब्स दिख रहे। फिलामेंट जो है ये रिप्रोडक्शन में कई रोल प्ले नहीं करता है, इसलिए हम फिलामेंट को बोलते हैं स्टेराइल। और एंथर रिप्रोडक्शन में रोल करेगा क्योंकि वो पोलन ग्रेन बनाएगा, तो हम एंथर को क्या बोलेंगे? फर्टाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट, फ्लावर यहां से शुरू हुआ था, तो फिलामेंट का ये जो पार्ट है जहां थैलेमस होगा नीचे, इस पार्ट को आप क्या बोलोगे? ये तो फ्लावर के काफी नजदीक वाला हिस्सा था, इसको आप बोलते हो प्रॉक्सिमल एंड। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा था इसको हम बोलते हैं डिस्टल एंड। ठीक है, तो फिलामेंट के प्रॉक्सिमल एंड पे थैलेमस होगा और डिस्टल एंड पे एंथर होगा। इतना हमको समझ गया? सिंपल। अब चलो यही से बढ़ते हैं हमारे कंटेंट की तरफ कि भाई टेक्स्ट बुक में क्या क्या दिया है। सबसे पहला पार्ट, नॉर्मली स्टेमेन होगा जो लंबा और पतला होगा, लॉन्ग एंड स्लेंडर, और उसके पास एक डंडी होगी, डंडी को बोलोगे फिलामेंट। टर्मिनली मतलब एंडिंग पे एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगा जिसको आप बोलोगे एंथर, जो हमने यहाँ पढ़ा था। नेक्स्ट,
फिर हमने बोला प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट थैलेमस या फिर पेटल को अटैच्ड होगा, तो हमने बोल दिया प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस को अटैच्ड होगा। देन नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमिन, मतलब एक फूल के अंदर कितने लंबे होंगे स्टेमिन और कितने होंगे स्टेमिन, 5 है, 10 है, 15 है, ये स्पीशीज टू स्पीशीज अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको स्टेमिन कलेक्ट करना था 10 अलग फ्लावर में से जो अलग अलग स्पीशीज के हैं, तो आपको दिख जाएगा भाई हर एक स्पीशीज में नंबर ऑफ स्टेमिन इन अ फ्लावर डिफरेंट होगा और लेंथ ऑफ स्टेमिन भी डिफरेंट होगा, कहीं बहुत लंबे हैं, कहीं बहुत छोटे हैं, पता नहीं क्या क्या है। अब फिर हमने बोल दिया इफ आई कंसिडर हमने किसी भी एक स्टेमिन को अच्छे से देखा, तो हमको क्या दिखा, माइक्रोस्कोप में जब आप देखोगे और उसका एक अच्छा सा डायग्राम बनाओगे तो कैसा दिखेगा वो हम अगली स्लाइड पे देखेंगे। ठीक है, सो केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमिन अंडर अ डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, और उससे हम नीट डायग्राम में देखेंगे कि क्या दिखता है, क्या शेप होगा, क्या स्ट्रक्चर्स होंगे, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। अभी के लिए नॉर्मली अगर आप एक एंजियोस्पर्म के एंथर को देखोगे तो वो बाइलोब्ड होगा, क्योंकि उसमें 2 लोब थे, क्योंकि उसमें 2 कवरिंग थे, 2 कवरिंग के लिए वर्ड आता है टू थीका, इसलिए हम उसको बोलेंगे डाइथीकस। अगर आप एंथर को देखते हो तो उसमें लिटरली एक सेंटर से लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव जाता है, मतलब अगर आपके पास ये एंथर था, पहला लोब और दूसरा लोब, तो ये था उसका, आजा बेटा, यहां कहीं पे तो होगा एक, अच्छा ये नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, हाँ, यहां कहीं पे तो होगा एक लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव, यहां भी होगा एक लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव। ठीक है, तो लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव होगा जो थीका को लेंथ वाइज सेपरेट करने में रोल प्ले करेगा। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। अभी इसी चीज से हमको समझ में आएगा कि भाई एंथर में क्या क्या पार्ट्स हैं। ठीक है, एंथर के क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या टिश्यूज है, ये देखना जरूरी है, इसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। लेकिन उससे पहले एंथर में जनरली बाइलोब नेचर था और इसी लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन की वजह से एंथर में हमको चार टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखेगा। मतलब एंथर के अंदर होंगे 1 2 3 4, ये देखो ये था आपका पहला पार्ट, फिर ये लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव, तो ये एक ही लोब के 2 हिस्से हो गए क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव था, फिर ये दूसरा उसका एक लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव और फिर ये बन गया। तो ये देखो ये था उसको 2 लोब में सेपरेट करने वाला, ये 2 लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव, सिंपल। और इसी की वजह से 1 2 3 और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया था, इसलिए हमने उसको बोल दिया इट्स अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। जहां हमको माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगे वो भी 4, एक लोब में 2, ये पहला लोब था, पहले लोब में 2, दूसरे लोब में 2, खत्म। अब यही से हमने यहां देखा, ये देखो ये था आपके पास एंथर का पहला लोब, ये था आपके पास एंथर का दूसरा लोब, सिंपल। अब ये दोनों भी लोब में आपको क्या दिख रहा है, ये था लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव, यही से एंथर खुलेगा और इसीलिए इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। ये जो माउथ था ना जहां से एंथर ओपन हुआ है उसको हम बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलोगे आप उसको, स्टोमियम। स्टोमियम वो माउथ है जिसकी वजह से एंथर विल ओपन, क्लियर। अब अंदर ये थे आपके पास माइक्रोस्पोरेंजिया बोला था, यहाँ पोलन सैक क्यों है, एक हल्का सा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है पोलन सैक एंड माइक्रोस्पोरेंजिया में, मैं बता दूंगी आपको ताकि आपको वो डाउट भी ना रहे। और क्या बनने वाला था इसके अंदर, तो हमने बोला इसके अंदर बनेंगे पोलन ग्रेन्स। शुरू करते, आइए देखो ये हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, हाँ ये एंथर होता है बाइलोब्ड 1 और 2, ये हमारे पास स्टॉक थी, स्टॉक को बोलोगे फिलामेंट। अब यही से आगे बढ़ते, अच्छा एक और चीज, जहां एंथर और फिलामेंट जुड़ेंगे उस पोजीशन को आप बोलते हो कनेक्टिव। क्या बोलोगे आप उसको, कनेक्टिव। कनेक्टिव वो पॉइंट है जहां एंथर और फिलामेंट एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं। अब आते हैं अगले पार्ट पे, माइक्रोस्पोरेंजिया कितने होंगे, 4। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाके क्या बनेगा, तो हमने बोला हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाके बनेगा पोलन सैक, वो आगे जाके बनने वाला है पोलन सैक, ठीक है। और वो पूरा लॉन्जिट्यूडनल, मतलब अगर समझो ये हमारे पास एंथर था, एक लोब, ये था दूसरा लोब, तो ये पूरा पूरा ऐसा जाता है वो पूरा पोलन सैक, ठीक है। मतलब वो पूरा लॉन्जिट्यूडनली एक्सटेंड होगा थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर,
और वो किससे भरे होंगे, तो अंदर होंगे ढेरों 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 पोलन ग्रेन्स, बहुत सारे पोलन ग्रेन होंगे। सिंपल। नेक्स्ट, अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है और इनमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखते हैं ये देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये इमेज पे आ जाते। ये देखो, ये एंथर था, ये एंथर का बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये पहला लोब, ये दूसरा लोब, ये वो लॉन्जिट्यूडनल वाला ग्रूव, ठीक है, और ये पहले वाले इसमें आपको दिखेगा ये माइक्रोस्पोरेंजिया 1, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसलिए हम उसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। नेक्स्ट, फिर वापस आते, ये देखो इस सर्कल को मैंने अभी अभी क्या नाम दे दिया, हमने इसको नाम दे दिया माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर है तो, और माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल है तो, ठीक है। नेक्स्ट, फिर हमने बोला ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थे, 4 में से पहला और दूसरा होगा एक लोब में, तीसरा और चौथा होगा दूसरे लोब में। अब माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर हमको क्या दिखा, तो हमने बोला माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर हमारे पास होगा एंथर वॉल। एंथर वॉल के 4 लेयर्स, सबसे पहला लेयर, 4 लेयर्स में से सबसे पहला लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाला लेयर होता है, सिंगल लेयर होता है। दूसरा है हमारे पास एंडोथीशियम, तीसरा था हमारे पास मिडल लेयर्स मतलब ये बहुत सारे लेयर होंगे, और चौथा और आखिरी नोन एज टपेटम। तो टोटल कितने लेयर्स हो गए हमारे पास, 4। सबसे पहला एपिडर्मिस जो सिंगल लेयर होगा, इसका काम होगा प्रोटेक्शन करना। फिर आएगा एंडोथीशियम जो सिंगल लेयर होगा एपिडर्मिस के अंदर, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मिडल लेयर। अब याद रखना, पूरे एंथर के लिए एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम कॉमन होगा, पूरे एंथर के लिए एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम कॉमन होगा, 2 लेयर्स डाइथिका। लेकिन मिडल लेयर हर माइक्रोस्पोरेंजिया का स्पेसिफिक होगा, टपेटम हर माइक्रोस्पोरेंजिया का स्पेसिफिक होगा। तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के आसपास उसके खुद के 3-4 लेयर के मिडल लेयर्स होंगे और एक सिंगल लेयर वाला टपेटम होगा। तो तीसरा लेयर होता है हमारे पास मिडल लेयर्स, और चौथा और आखिरी होता है टपेटम। क्लियर। अब देखो, एपिडर्मिस बेचारा डिप्लॉयड, एंडोडर्मिस डिप्लॉयड, मिडल लेयर्स डिप्लॉयड, लेकिन टपेटम होगा पॉलीप्लॉइड, मतलब मोर देन डिप्लॉयड। वो ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड कुछ भी हो सकता है। सिंपल। नेक्स्ट, टपेटम का काम, तो हमने बोला टपेटम जो था वो नरिशमेंट देगा किसको, तो टपेटम के अंदर जो सेल्स थे जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थे, जिसको हमने बोल दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसको वो देगा खाना। ले बेटा तू खा ले, नहीं बेटा नहीं, माँ ले, माँ माइक्रोस्पोर मदर सेल ले तू खा ले। माइक्रोस्पोर मदर सेल को आप पोलन मदर सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आप उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलो चलेगा, आप उसको पोलन मदर सेल बोलो चलेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे जाके कोई तो प्रोसेस करेगा और माइक्रोस्पोर बन जाएगा, फिर वो आगे जाके पोलन ग्रेन बन जाएगा, फिर ये जो मिडिल लेयर्स थे वो होंगे गायब और यहां से खुल जाएगा एंथर। देखो एंथर खुला, अरे खुला, अरे खुला, एंथर खुला। और जब एंथर खुलेंगे तो पोलन ग्रेन निकलेंगे बाहर, या तो उड़ के जाएंगे हवा में, या बर्ड पे बैठेंगे, या इंसेक्ट पे बैठेंगे, या बैट पे, कैसे भी करके पोलन ग्रेन पहुंचेगा अपने स्टिग्मा तक, ठीक है। अब देखो हमारे टेक्स्ट बुक में क्या दिया। सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर आप एक ट्रांसवर्स सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेते हो तो आपको क्या दिखेगा, तो हमने बोला जनरली आपको ये दिखेगा कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम 4 वॉल लेयर से होता है सराउंडेड, ठीक है। 4 लेयर्स होंगे बाहर, सबसे पहला एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर्स और फिर टपेटम। तो बाहर से अंदर में, बाहर था एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर्स एंड फिर टपेटम। बाहर के 3 वॉल मतलब एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, इनका काम था प्रोटेक्शन, और जब एंथर मैच्योर होगा तो खुलना मतलब डेहिसेंस होना, ताकि एंथर में से पोलन ग्रेन रिलीज हो सके। तो एंथर बंद था, जैसे ही मैच्योर हो गया तो डिश खुल जाएगा। क्या क्या खुला, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ताकि वो पोलन ग्रेन रिलीज हो सके, ठीक है। चाहे वो एयर, वाटर, विंड, जैसे जाना है भाई जा, लेकिन जा। सिंपल। नेक्स्ट, फिर हमने बोला सबसे अंदर का लेयर होता है टपेटम।
इनर मोस्ट लेयर, और ये इनर मोस्ट लेयर टपेटम जो था ये नरिशमेंट देगा किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हमने पोलन मदर सेल भी बोला था, है ना। अब सेल्स ऑफ टपेटम में डेंस साइटोप्लाज्म होगा और जनरली एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। क्योंकि एक से ज्यादा न्यूक्लियस था ये पॉलीप्लॉइड कंडीशन दिखाएगा। अब देखो इन्होंने हमको सवाल तो पूछ लिया, क्या सवाल पूछा, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टपेटल सेल्स बिकम बाय न्यूक्लिएटेड, तो हमने बोला यस आई कैन थिंक, आई हैव ब्रेन, है ना। अब देखो क्या हुआ, ये था एक टपेटम का सेल और ये था एक न्यूक्लियस। फिर इसने सोचा करो चलो कर लेते हैं डिवाइड, तो इसने कर लिया डिवाइड और बन गए दो न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस वो क्या होता है, ऐसा बोल के ये कर लिया फिर डिवाइड और फिर बन गए 4 न्यूक्लियस। ये था टपेटम, यूनिन्यूक्लिएट से बाइन्यूक्लिएट और बाइन्यूक्लिएट से क्वाड्रा या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पे आ गया। क्यों, क्योंकि इसने किया था कैरियोकाइनेसिस और ये भूल चुका था कि उसके बाद करना होता है साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस नहीं किया, कैरियोकाइनेसिस कर लिया, तो बन गया बेचारा बाइन्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड। सिंपल। नेक्स्ट, टपेटम के अंदर वाले लेयर में क्या था, तो हमने बोला टपेटम के अंदर होमोजेनस सेल्स का ग्रुप था जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। ये स्पोरोजेनस टिश्यू माइक्रोस्पोरेंजियम के एकदम सेंटर में था। फिर क्या हुआ, फिर हमने बोला माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, मतलब अब बनेंगे माइक्रोस्पोर। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन। अब हुआ क्या, जैसे जैसे एंथर डेवलप हो रहा था, स्पोरोजेनस टिश्यू के जो सेल्स थे जो कैसे थे, डिप्लॉयड, वो स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल करेंगे मियोटिक डिवीजन और क्या बन जाएंगे, हैप्लॉयड, क्योंकि मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। तो मियोसिस क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन था, स्पोरोजेनस टिश्यू डिप्लॉयड से बनेगा हैप्लॉयड और इसीलिए बनेंगे माइक्रोस्पोर के टेट्राड। और अगर हमने पूछा प्लॉइडी लेवल क्या होगा, तो आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर। अगर स्पोरोजेनस टिश्यू डिप्लॉयड है, वो मियोसिस कर रहा है और फिर टेट्राड बना रहा है माइक्रोस्पोर का, भाई मियोसिस है, रिडक्शनल डिवीजन है भैया, डिप्लॉयड था तो हैप्लॉयड बनेगा, तो प्लॉइडी लेवल क्या होगा, हैप्लॉयड। सिंपल, क्लियर। अब यही से वापस आते हैं, ये देखो अब जब वो प्लॉइडी लेवल में हैप्लॉयड बना तो उसका शेप कैसा होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक में क्लियरली दिया नहीं है लेकिन इस पे नीट में सवाल बड़े आते हैं, तो ये अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लो कहीं पे। ये देखो ये था एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसने कर लिया मियोसिस और मियोसिस करके बन गए 4 सेल, 1 2 3 4, मतलब ये 3 डायमेंशन पिरामिड जैसा दिखेगा। और इसके आसपास आ गया लेयर, इस लेयर को हम बोलेंगे कैलोस। किसने बनाया कैलोस, टपेटम, ठीक है। अब फिर क्या होगा, तो ये जो शेप है टेट्राड का इसको हम बोलते हैं पॉलीहेड्रल टेट्राड। पॉलीहेड्रल टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर थे, चारों के चारों हैप्लॉइड, सिंपल, और उनके आसपास एक कैलोस का कवरिंग। अब क्या हुआ, तो हमने बोला अब आगे जाते। अब अगर आपने बोला कि एक स्पोरोजेनस टिश्यू था या एक स्पोरोजेनस सेल था, हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल के पास ये एबिलिटी था कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सके, पॉलीहेड्रल टेट्राड, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज, अच्छा कुछ बुक्स में ना उसको पॉलीहेड्रल के बदले टेट्राहेड्रल भी लिखते हैं, तो आप उसको टेट्राहेड्रल टेट्राड भी बोल सकते हो, क्योंकि उसमें ये देखो, देख लो एक बार, स्पेलिंग चाहिए तो देख लो। टेट्राहेड्रल टेट्राड इसलिए बोला क्योंकि वो पिरामिड जैसा दिखेगा जिसमें आपको 4 एंड्स दिखेंगे, ठीक है, इसीलिए हम उसको टेट्राहेड्रल टेट्राड भी बोलते हैं। अब यहीं से मैं वापस आती हूँ, और वापस आते ही हमने क्या देखा, टेट्राहेड्रल टेट्राड बन गया हमारा। अब नेक्स्ट, अब हमने बोल दिया आगे, हर एक में ये पोटेंशियल था कि वो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल को मियोसिस कर सके, ठीक है। अब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर from a pollen mother cell, also known as microspore mother cell, through meiosis is called microsporogenesis। मतलब पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा, और प्रोसेस को आप नाम दोगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
अब ये जो माइक्रोस्पोर था ये 4 सेल के क्लस्टर में था, माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्या नाम दिया, टेट्राहेड्रल टेट्राड। सिंपल। जैसे 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 माइक्रोस्पोर मैच्योर हो गए, जैसे 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 माइक्रोस्पोर मैच्योर हो गए वो क्या बनेंगे, तो हमने बोला वो बनेंगे पोलन ग्रेन। सो जैसे 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 एंथर मैच्योर हो गया, एंथर डिहाइड्रेट होगा और वो लाइन ऑफ डेहिसन से खुल जाएगा, ठीक है। और ये जो चारों के आसपास वो कैलोस का लेयर था वो कैलेस की मदद से, जो टपेटम कैलेस बनाएगा उसकी मदद से हो जाएगा ब्रेक, और चारों माइक्रोस्पोर आजाद हो जाएंगे और इनको हम बोलेंगे पोलन ग्रेन, ठीक है। तो पहले किस्सा कुछ ऐसा था, आजा बेटा, हाँ ये देखो ये 4 थे और ये उनके आसपास कैलोस का लेयर, ठीक है। अब ये कैलोस के लेयर पे टपेटम ने क्या रिलीज कर दिया, कैलेस, उसकी वजह से अब ये चारों हो गए आजाद। तो यहां तक तो ये थे माइक्रोस्पोर का टेट्राड, यहां से ये बन गए पोलन ग्रेन्स। अब तक उस बैग को आप माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते थे जहां ये बनते थे, अब से आप उसको पोलन सैक बोलोगे क्योंकि पोलन ग्रेन बन चुके। सिंपल। अब आगे क्या होगा, तो हमने बोला आगे की कहानी सुनो। आगे हुआ ये कि एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम में से बहुत सारे माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। ये तब होगा जब हमारा एंथर करेगा डेहिसेंस। नेक्स्ट, अगर आप पोलन ग्रेन देखते हो तो पोलन ग्रेन जनरली आगे जाके मेल गैमेटोफाइट बनेगा। सो पोलन ग्रेन माइटोसिस करेगा, क्यों, क्योंकि पोलन ग्रेन खुद हैप्लॉइड है। तो पोलन ग्रेन करेगा माइटोसिस और बनेगा मेल गैमेटोफाइट। फिर हमने बोला अगर आप हिबिस्कस या ऐसे किसी भी फ्लावर को देखते हो तो उसके ऊपर ना येलो कलर का पाउडर पाउडर जैसा कुछ होता है। कौन है वो, कौन है वो, कहां से आया, वो है पोलन ग्रेन, आया है मियोसिस से ऑफ पोलन मदर सेल। ये पोलन ग्रेन, इसको आपने अगर 10% शुगर सोल्यूशन में डाल दिया, ठीक है, 10% शुगर सोल्यूशन, और माइक्रोस्कोप में देख लो तो आपको इतने बेहतरीन एक्सटर्नल अपीयरेंस, ये देखो इतने सारे अलग अलग कलर, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज में मिलेंगे पोलन ग्रेन। इतना ही नहीं, तो हमने बोला देखो डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर एंड डिजाइन सब कुछ मिलता है पोलन ग्रेन में। भाई किसी बेहतरीन आर्किटेक्ट ने पोलन ग्रेन डिजाइन किया था ऐसा लगता है हमको। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन जो रहेगा वो जनरली स्फेरिकल होगा, 20 to 50 माइक्रोमीटर का साइज, मतलब सोचो कितने छोटे होते हैं वो पोलन ग्रेन। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन में बाहर के सरफेस पे 2 लेयर होता है, एक सबसे बाहर का लेयर जिसको हम बोलेंगे एक्साइन, और एक उससे अंदर का लेयर जिसको हम बोलेंगे इंटाइन। तो ये था एक्साइन, और एक्साइन जिससे बना है उसको हम बोलेंगे स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। फिर हमारे पास एक आएगा जिसको हम बोलेंगे, आजा बेटा, हाँ, इंटाइन, और इंटाइन किससे बना था, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन। सिंपल। अभी नेक्स्ट, फिर हमने बोला कि हमारे पास अगर आप एक्साइन देखते हो तो एक्साइन जो था वो कंटिन्यूस नहीं होगा, कहीं ना कहीं एक्साइन में छोटे मोटे छेद रह जाएंगे। ये जो छोटा मोटा सा छेद रह गया इसको हम बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर वो जगह है जहां से पोलन ट्यूब बाहर निकलेगा। क्लियर। तो अब देख लेते हैं हमारे सेल में क्या, हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया है ताकि हम उसको हाईलाइट कर पाए। आ जाइए, अब क्या बोला है देखो, पोलन ग्रेन जो रहेगा उसमें प्रोमिनेंटली 2 लेयर के वॉल होंगे। बाहर वाला आउटर लेयर वॉल जो हार्ड होगा वो होगा एक्साइन, जो स्पोरोपोलिनिन से बना है, ये भी टपेटम ने बनाया था। दुनिया का सबसे रेजिस्टेंट मटेरियल जो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, एसिड, अल्कली सबको बर्दाश्त कर लेता है। सो इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कली, एवरीथिंग। कोई एंजाइम, कोई माइकालाल एंजाइम ऐसा नहीं बना है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर पाए। तो पोलन ग्रेन का एक्साइन होने की वजह से हम उसको फॉसिल फॉर्म में भी आज तक ढूंढ पा रहे हैं। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन के एक्साइन में कहीं ना कहीं छोटे मोटे अपर्चर या होल हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर, ठीक है। जर्म पोर वो जगह जहां स्पोरोपोलिनिन क्या होगा, एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट,
पोलन ग्रेन जो रहेंगे वो प्रिजर्व किए जाते हैं एज फॉसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलन, क्योंकि वो डिग्रेड होगा ही नहीं तो वो एज इट इज रह जाएगा। अंदर का पोलन ग्रेन तो मर गया लेकिन बाहर का एग्जाइन एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट, फिर हमने बोला अगर आप देखते हो कि इनर वॉल किससे बना है, तो इनर वॉल मतलब इन टाइम ये बना होगा कंटिन्यूस लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, और यही है जो आगे पोलन ट्यूब बनाएगा। तो पोलन ट्यूब भी किससे बना है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। खत्म। नेक्स्ट, अब ये जो साइटोप्लाज्म था जिसमें एक न्यूक्लियस था, ये आगे जाके डिवाइड करेगा। सो जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो वो डिवाइड करके दो सेल बनाता है, एक था वेजिटेटिव सेल और एक था जनरेटिव सेल। ये देखो, ये था हमारा पोलन ग्रेन, मैच्योर होने के टाइम पे इसमें वैक्यूल आना शुरू हो गया। अब असिमेट्रिक स्पिंडल भी आ गया, तो एक छोटा सा सेल बन जाएगा स्पिंडल शेप नोन एज जनरेटिव सेल, एक बड़ा सा सेल रह गया नोन एज वेजिटेटिव सेल। खत्म। नेक्स्ट, इसका मतलब ये था हमारे पास टू सेल स्टेज। 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म टू सेल स्टेज में पोलन ग्रेन को बोलता है जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, जा जी ले। तो 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन कब रिलीज होता है, टू सेल्ड स्टेज। बचे कुचे में क्या होगा, तो बचे कुचे में थ्री सेल स्टेज होता है। ये थ्री सेल स्टेज कैसे आया ये भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा सीवियर एलर्जीज कॉज कर सकता है, स्पेशली पार्थेनियम इसका, या कैरेट ग्रास बोलो चलेगा। पार्थेनियम के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बहुत गंदा सीवियर एलर्जी देते हैं, ब्रोंकस का इन्फेक्शन या एफ्लिक्शंस दे सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनको बहुत गंदा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, जैसे अस्थमा या एज्मा, जैसे ब्रोंकाइटिस। इन लोगों में पार्थेनियम जैसे कंटामिनेंट की वजह से और ज्यादा सिवियरिटी बढ़ जाता है। अब पार्थेनियम को कंटामिनेंट क्यों बोला, तो हमने बोला सालों पहले जब हमने वीट को इंपोर्ट किया था कि भाई आजा बेटा गेहूं हमारे देश में भी उग जा थोड़ा सा, उस टाइम पे गलती से पार्थेनियम साथ में फ्री में आया, 1+1 फ्री था, वीट के साथ पार्थेनियम लेके जाओ, तो पार्थेनियम तो बेचारा हर जगह ग्रो हो गया। फिर हमको पता चला कि ये जो पार्थेनियम है ये पोलन एलर्जी देता है। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट्स में बड़े रैप्चिक है, मतलब रिच है, इतना ज्यादा रिच कि इसको नॉर्मली कुछ लोग खाने के लिए भी यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। सोचो, इन वेस्टर्न कंट्रीज बहुत सारे पोलन प्रोडक्ट्स होते हैं जो बनते हैं, जैसे कि टैबलेट्स है, सिरप्स है, और तो और पोलन जो है वो खाया जाता है। कौन खाता है, हाय रेस में भागने वाले घोड़े एंड एथलीट्स। तो एथलीट्स एंड रेस हॉर्स ये दोनों भी हमारे घोड़ों को भगाएंगे एंड भगाएंगे। सिंपल। नेक्स्ट, फिर हमने बोला कि अगर पोलन ग्रेन एक बार रिलीज हो गया तो क्या होगा, तो हमने बोला देखते हैं। अगर पोलन ग्रेन एक बार रिलीज हो गया तो कहाँ जाएगा, स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा पे जाने के बाद या तो वो जिंदा बचेगा या फिर वो मर जाएगा। अगर 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 वो वायबिलिटी मरने से पहले, बिफोर इट लूजेस वायबिलिटी, मतलब मरने से पहले अगर वो स्टिग्मा तक पहुंच गया, ओवरी तक पहुंच गया, ओव्यूल तक पहुंच गया और फर्टिलाइजेशन किया, तो भाई ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर पोलन ग्रेन वायबल था ही नहीं और फिर जाके स्टिग्मा पे पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन होगा भी नहीं। तो अब सवाल ये था पोलन ग्रेन कितने टाइम तक जिंदा रहता है, तो हमने बोला भाई देखो मैं बता रही हूँ सुन लो, पोलन ग्रेन की वायबिलिटी अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर हमने बोला हमारे पास वीट या फिर राइस जैसा कोई प्लांट है, राइस या वीट में से कोई प्लांट है, जैसे कि कोई सीरियल है, ठीक है, तो उनकी जिंदगी होती है 30 मिनट्स। किसकी जिंदगी, पोलन ग्रेन, प्लांट नहीं है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की जिंदगी होती है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के अंदर अंदर वो अपने स्टिग्मा पर जाना चाहिए। अभी नेक्स्ट, अगर हम रोज, लेग्यूम या फिर आलू, इनमें से किसी भी फैमिली को ले लो तो आपको क्या दिखेगा, इनके पास जो वायबिलिटी है वो मंथ्स तक रहेगी, ठीक है। इन केस ऑफ सीरियल्स वो रहेगा फॉर हाफ एन आवर, 30 मिनट्स। इन केसेस ऑफ रोजेसिएस, लेग्यूमिनोसा एंड सोलानेसिए, इनके पास कितना टाइम होगा पोलन ग्रेन को जिंदा रखने के लिए, तो हमने बोला फ्यू मंथ्स। क्लियर। नेक्स्ट, हमने ये भी सुना है कि हम सीमेन सैंपल को स्टोर कर सकते हैं, वैसे ही हमने सोचा चलो एक काम करते, पोलन ग्रेन को भी स्टोर कर लेते हैं।
लार्ज नंबर में, बहुत सारे बड़े बड़े नंबर में बहुत सारे पोलन ग्रेन को स्टोर किया गया इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम इन पोलन बैंक। कौन से टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई नया नया सीड है तो आप उसको भी स्टोर कर सकते हो इन सीड बैंक। क्लियर, सिंपल। अब आते हैं पहला हाफ तो खत्म कि भाई देखो ये था हमारा पोलन ग्रेन और ये बन चुका है हमारा पोलन ग्रेन, ठीक है, 2 सेल स्टेज। अब यहां से आते हैं फीमेल पे। फीमेल में हमारे पास थे गाइनोशियम, गाइनोशियम के सिंगल यूनिट को हमने बोल दिया पिस्टिल। पिस्टिल के 3 पार्ट्स, आजा बेटा आजा, अरे आजा, हाँ 3 पार्ट। सबसे पहला स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। तो ये था स्टिग्मा, ये था स्टाइल, ये ओवरी, ठीक है। अब एक फ्लावर में एक ही स्टिग्मा होगा क्या? तो हमने बोला नहीं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है तो उसके सिंगल यूनिट को आप बोलोगे पिस्टिल या फिर करेक्ट कार्पेल। अगर एक ही उसके पास कार्पेल है, मोनोकार्पेलरी, बहुत सारे कार्पेल है या बहुत सारे पिस्टिल है, मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। एक ही कार्पेल है मोनोकार्पेलरी, बहुत सारे थे तो मल्टी कार्पेलरी। नेक्स्ट, फिर हमने बोला अगर ये देखो यहां आपको दिखेगा जितने भी ओवरी ना सारे जुड़े हुए बट स्टिग्मा सारे अलग है, मतलब यहां पे एक से ज्यादा कार्पेल है, तो आप इसको क्या बोलोगे? मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। बट फिर हमको पता चला कि मल्टी कार्पेलरी में 2 ऑप्शन, या तो ये होंगे फ्री या फिर ये होंगे जुड़े हुए, मतलब या तो ये होगा अपोकार्पस या फिर ये होगा सिनकार्पस। अपो मतलब डिफरेंट, सिन मतलब टुगेदर या फिर सेम। क्लियर? तो क्योंकि सबके सब जुड़े हुए थे हम इसको बोलेंगे सिनकार्पस। किस में दिखा? हिबिस्कस। और ये किस में दिखा? तो हमने बोला ये होगा हमारे पास, अच्छा ये नहीं दिया है, पैपावर, पैपावर सोमनिफेरम, ठीक है। तो मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन किस में मिला हमको? हिबिस्कस एंड पैपावर सोमनिफेरम, जो ओपियम वगैरह बनाता है वो वाला प्लांट। फिर आ गया नेक्स्ट, ये तो अपोकार्पस था। अब अपोकार्पस किस में दिखेगा? तो हमने बोला अपोकार्पस इज जनरली सीन इन, किस में दिखेगा? माइकेलिया, लोटस, रोज। माइकेलिया, रोज एंड लोटस में अपोकार्पस कंडीशन दिखता है, सिनकार्पस नहीं दिखेगा। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट, ये देखो ये था हमारे पास ओव्यूल, और ओव्यूल में हमको क्या दिखा? तो हमने बोला ओव्यूल में ये था हमारे पास स्टॉक, फ्यूनिकल। जहां ये स्टॉक है उसके एग्जैक्टली ये रीजन पे होता है प्लेसेंटा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूनिकल जो था वो और बॉडी कहीं तो मिलेगा। तो देखो ये तो था हमारे पास, आजा बेटा, ये था पूरा पूरा बॉडी, ये था फ्यूनिकल, बॉडी और फ्यूनिकल मिले यहाँ पे, इस मीटिंग पॉइंट को आप बोलोगे हाइलम, ठीक है। नेक्स्ट, फिर हमने बोला अगर आप इमेज अच्छे से देखोगे आपको क्या दिखेगा? एक ओपनिंग, इसी ओपनिंग को हमने नाम क्या दिया? दिस ओपनिंग इज नोन एज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो स्ट्रक्चर है जहां से रेडिकल बाहर आएगा, प्लूम्यूल बाहर आएगा या पोलन ट्यूब अंदर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 2 इंटीग्यूमेंट दिख रहे हैं, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। बाहर वाले को बोलोगे टेस्टा, अंदर वाले को बोलोगे टेगमेन। फिर अंदर आपको दिख गए डिप्लॉयड सेप पैरेन्काइमा सेल्स, और इनको आपने क्या बोल दिया? इनको आपने बोल दिया न्यूसेलस। डिप्लॉयड पैरेन्काइमा सेल्स आर नोन एज न्यूसेलस। इसी के अंदर एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा, लेकिन कैसे, कब, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट, माइक्रोपाइलर एंड के एकदम अपोजिट साइड पे होगा चलासल एंड। अब याद रखना ओव्यूल होना चाहिए था ऐसा, ठीक है, ये उसके 2 इंटीग्यूमेंट्स, और यहां आपको मिलना चाहिए था न्यूसेलस। बट ये देखो, ये इमेज अगर आप देखोगे ये वैसा नहीं दिख रहा है,
क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि आपका ओव्यूल ऐसा हो चुका था, ठीक है, वो ऐसे घूम चुका था, मतलब ऐसा होने के बदले वो ऐसा था, 180 डिग्री का टर्न लिया था, इसलिए जो माइक्रोपाइल ऊपर होना चाहिए वो नीचे आ गया, और जो चलाजा नीचे होना चाहिए था वो ऊपर आ गया। तो चलाजा को हम बेस बोलते हैं और माइक्रोपाइल को हम अपेक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो क्या दिया है हमको एनसीईआरटी में, सीयर, आजा बेटा। ये देखो मल्टी कार्पेलरी कंडीशन, अगर मोर देन वन है, मतलब अगर मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है तो पिस्टिल फ्यूज हो सकते थे, जैसे सिनकार्पस, ये हमको दिखा हिबिस्कस एंड पेपावर। दूसरा, या फिर फ्री हो सकते थे एपोकार्पस, लोटस, रोज एंड माइकेलिया। नेक्स्ट, हर पिस्टिल के 3 पार्ट होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा का काम होगा पोलन ग्रेन को रिसीव करना, सो इट्स अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। स्टाइल का काम होगा कि वो लंबा पतला इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, वो स्टिग्मा और ओवरी को अटैच करेगा। नेक्स्ट, फिर हमने बोला जो नीचे बल्ज सा पार्ट था, इस पार्ट को हम बोलते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या था? ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर क्या होगा? ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के साथ साथ होगा प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा में क्या मिलेंगे हमको? अलग अलग अरेंजमेंट, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। क्लियर? अभी नेक्स्ट प्लेसेंटा से जो माइक्रोस्पोरेंजिया या जो ओव्यूल निकला था, मतलब अगर ये था प्लेसेंटा तो ये था हमारे पास ओव्यूल, भाई ये क्या हो गया? ये चित्र तो बड़ा विचित्र हो गया। आजा बेटा, आजा आजा, तू इरेज ही कर ले। हाँ, तो हमने बोला देखो ये था हमारे पास ओव्यूल और ये था प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा से ये देखो अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा क्या मिलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया, कॉमनली नोन एज ओव्यूल। ऐसे ओव्यूल को हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, जो 180 डिग्री पे टर्न होके खड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारे ओव्यूल होंगे एक ओवरी में। ओव्यूल आगे जाके बनने वाले थे, ओव्यूल था ये। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है सीड। तो अगर मैंगो देखोगे तो मोनो सिंगल ओव्यूल होता है ना, मोनोकार्पेलरी कंडीशन। अगर आप क्या बोलते हैं उसको, कस्टर्ड एप्पल देख लो, अगर आप वाटरमेलन देख लो, कितने सारे सीड थे। तो ओव्यूल एक भी हो सकता था एक ओवरी में, जैसे वीट, ठीक है, जैसे पैडी क्रॉप राइस, जैसे मैंगो, बहुत सारे हो सकते थे, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड, सब में बहुत सारे ओव्यूल होते, बहुत सारे सीड मिलते। खत्म। अब मेगास्पोरेंजियम पे आते। देखो अब अगर हमारे पास ओव्यूल है और ओव्यूल में हो रहा है मेगास्पोरोजेनेसिस, तो हमको क्या दिखेगा? तो हमने बोला देखो जो पार्ट्स हमने पढ़े वो फटाफट से अंडरलाइन करके आगे चले जाते हैं। आजा बेटा। ये देखो, अगर आपने एक टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल देखा तो आपको क्या दिखेगा? ओव्यूल जो रहेगा वो अटैच होगा प्लेसेंटा से एक डंडी की मदद से, उस डंडी को बोलोगे फ्यूनिकल। बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूनिकल से जुड़ा होता है एट अ पॉइंट नोन एज हाइलम। हाइलम जो रहेगा वो जंक्शन रिप्रेजेंट करेगा ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का। हर एक ओव्यूल के पास कम से कम 1 से 2 प्रोटेक्टिव लेयर होंगे, मेजॉरिटी टाइम्स वो 2 होंगे, और इनको हम बोलेंगे इंटरग्यूमेंट्स। बाहर वाले को टेस्टा, अंदर वाले को टेगमेन। इंटरग्यूमेंट्स जो है वो आगे जाके न्यूसेलस को पूरा कवर करेंगे, और न्यूसेलस के टिप पे आपको एक छोटा सा ओपनिंग दिखेगा, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का एग्जैक्टली अपोजिट एंड, एंड दैट इज नोन एज चलाजा। चलाजा ओव्यूल का बेसल पार्ट होगा, अपाइकल पार्ट नहीं होगा, बेसल पार्ट होगा। सिंपल। नेक्स्ट, फिर हमने बोला इंटरग्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारे सेल्स थे, जिसको हमने बोला न्यूसेलस। ये देखो इंटरग्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारे सेल्स थे और इन सेल्स को हमने क्या बोल दिया? न्यूसेलस। अब न्यूसेलस जो होगा वो बहुत ज्यादा फूड मटेरियल रखता है, क्योंकि मैंने बोला था आपको न्यूसेलस कौन है? न्यूसेलस पैरेन्काइमा सेल्स है। मतलब इसका फंक्शन क्या रहेगा? टू हैव रिजर्व फूड मटेरियल। न्यूसेलस आगे जाके एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा। तो न्यूसेलस की सेल की मदद से क्या बनने वाला है? एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट।
कैसे, ये जानने के लिए देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब देखो क्या हुआ, हमारे पास था न्यूसेलस। अब ये देखो, अगर मैं यहां ड्रॉ कर रही हूं, ये न्यूसेलस है, ठीक है, ये कौन था, न्यूसेलस। ये ऊपर होता है चलाजल एंड, ठीक है, ये वाला नीचे वाला एंड होगा माइक्रोपाइलर एंड। तो न्यूसेलस में बहुत सारे सेल थे, ढेरों सेल थे, बहुत सारे, सबके सब डिप्लॉयड, और इतने सारे इतने सारे इतने सारे सेल्स थे। अब इनमें से कोई एक सेल, आजा बेटा, कोई एक सेल था जो अपने आप को क्या करेगा, डिफरेंशिएट, और बन जाएगा MMC, मतलब मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल के साथ आगे क्या क्या होगा ये देखते हैं, बट पहले यहां देख लो, यहां देखो क्या दिया है हमको, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल्स की वजह से होगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। एक ओव्यूल में जनरली एक ही मेगास्पोर मदर सेल होगा, ठीक है, और जो आगे जाके क्या बनाएगा, एक एम्ब्रियो सैक। यहाँ देखो, ये था आपके पास न्यूसेलस का सेल, और इसमें से एक सेल बन गया मेगास्पोर मदर सेल। फिर वो मेगास्पोर मदर सेल ने क्या किया, उसने किया मियोसिस, और मियोसिस करने के बाद अल्टीमेटली कितने सेल बनेंगे, 4। तो एक सेल ने मियोसिस किया, पहले 2 बनेंगे, फिर दूसरा मियोसिस होगा, मियोसिस पार्ट 2, और बन जाएंगे 4। सो टेट्राड बन गया। बट ये टेट्राड कैसा था, सीधा साधा टेट्राड, लीनियर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर का मेगास्पोर का लीनियर टेट्राड बन के हो गया रेडी। ये देखो, 1 2 3 और 4। अब क्या होगा, इनमें से 3 बेचारे मरेंगे, कौन से, माइक्रोपाइलर एंड के 3 मरेंगे, और चलाजल एंड वाला एक बचेगा जिंदा। क्लियर, माइक्रोपाइलर एंड वाले 3 मरेंगे, चलाजल एंड वाला एक बचेगा जिंदा। जो चलाजल एंड पे था उसने कर ली पहली माइटोसिस। याद रखो, ये डिप्लॉयड था, कौन डिप्लॉयड था, मेगास्पोर मदर सेल। उससे जो मेगास्पोर टेट्राड आया वो हैप्लॉयड होंगे। यही हैप्लॉयड सेल ने क्या किया, माइटोसिस, लेकिन केवल कैरियोकाइनेसिस। भाई फीमेल थी ना, घाई घाई में साइटोकाइनेसिस भूल गई। अब क्या होगा, पहले माइटोसिस की वजह से पहला माइटोसिस, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गया। दूसरा माइटोसिस 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बन गया। तीसरा माइटोसिस 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस बन गया। तो टोटल 8 न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड, ठीक है, टोटल कितने न्यूक्लियस बन गए, 8। अब ये जो 8 न्यूक्लियस थे, इनका अरेंजमेंट देखो कैसे जाता है। तो हमने बोला देख लेते कैसे जाता है इनका अरेंजमेंट। हाँ, अब हमको क्या दिख रहा है, देखो ऊपर आ गए 3 सेल, ऊपर मतलब कौन से एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे आ गए 3 सेल, ठीक है। ये जो 3 सेल थे माइक्रोपाइलर एंड पे, इसमें से 2 सेल जो थे ना, इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड, और सेंटर वाले सेल को आप बोलोगे एग अपैरेटस, सॉरी एग सेल, और इन तीनों को हम साथ में बोलेंगे एग अपैरेटस, ठीक है। तो याद क्या करोगे, मिया मतलब माइक्रोपाइलर एंड पे होगा एग अपैरेटस, मतलब सिनर्जिड्स 2 और एक एग सेल। नेक्स्ट, ये था हमारे पास चलाजल एंड। चलाजल एंड पे है 3 सेल, इनको हम बोलेंगे एंटीपोडल्स, ठीक है। तो पहले सारा कैरियोकाइनेसिस कर लिया, कितनी बार किया, तो हमने बोला देखो टोटल हो गए 3 माइटोसिस, और 3 माइटोसिस खत्म होने के बाद किया साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस करने की वजह से ऊपर बन गए माइक्रोपाइलर एंड पे बन गए 3 सेल, 2 सिनर्जिड एक एग सेल, और चलाजल एंड पे बन गए 3 सेल, कौन से, तो हमने बोला एंटीपोडल्स। तो मिया अकाउंट मतलब एंटीपोडल्स ऑन चलाजल एंड। सेंटर में रह गए 2 न्यूक्लियस, ये 2 न्यूक्लियस कहाँ से आए थे, इस पोल से और इस पोल से। तो इन दोनों न्यूक्लियस को हम बोलेंगे पोलार न्यूक्लियाई, और ये जो बड़ा सा सेल था इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। खत्म। तो चलाजल एंड पे 3 एंटीपोडल्स, माइक्रोपाइलर एंड पे एग अपैरेटस जिसमें होंगे 2 सिनर्जिड और एक एग सेल। सेंटर में इतना बड़ा सा है हमारा सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल के अंदर है 2 पोलार न्यूक्लियर। खत्म।
अब देखते हैं इसको हमने क्या लिखा है। देखो कहाँ गया, हाँ, न्यूक्लियस में एक लार्ज सेल था जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म था और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस था। ये था हमारा मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल करता है मियोसिस, और मियोसिस करने के बाद क्या बनाएगा, 4 लीनियर टेट्राड मेगास्पोर का। मियोसिस करना जरूरी था, नहीं तो मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर बनेगा वो हैप्लॉइड के बदले डिप्लॉइड होगा और क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली एम्ब्रियो बन जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए मेगास्पोर क्या होगा, हैप्लॉइड। उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। कैसे बना, तो हमने बोला देखो फीमेल गैमेटोफाइट में मेगास्पोर जो थे वो कितने थे, 4, 3 डीजेनरेट, एक बेचारा जिंदा रहेगा। तो मेगास्पोर में जो एक जिंदा था उसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, जो 4 में से केवल एक होगा, वो भी कौन से एंड वाला, चलाजल एंड वाला। जबकि 3 बेचारे अपनी कुर्बानी देंगे कि जाओ हम कुर्बानी दे रहे हैं, उसका जो साइटोप्लाज्म है वो आप यूज कर लेना डेवलप होने के लिए। अब नेक्स्ट जो फंक्शनल मेगास्पोर था वो डेवलप होगा इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में आपको क्या दिखा, तो हमने बोला देखो इस एम्ब्रियो सैक में आपको मिलेंगे टोटल 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक पहली बार पॉलीगोनम प्लांट में पड़ा था, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप। कितने मेगास्पोर से पूरा एम्ब्रियो सैक बना, 1। सो इट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कहाँ बना, अंदर। इट इज ऑल्सो एंडोस्पोरिक। तो एंडोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा था। क्लियर। नेक्स्ट अब देखते हैं आगे। देखो क्या दिखा, न्यूक्लियस था फंक्शनल मेगास्पोर का, माइटोटिकली डिवाइड किया। पहले 2 न्यूक्लियाई बनेगा, तो 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक था। फिर 2 बार और माइटोसिस करेगा, मतलब एक बार किया था मियोसिस और माइटोसिस कर लिया पहले 1 फिर 2, टोटल 3 बार। 3 बार माइटोसिस करने की वजह से अल्टीमेटली पहले 4 और फिर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ गया। ये 8 न्यूक्लियस थे एम्ब्रियो सैक में, ऐसे अरेंज हुए कि क्या हुआ, पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, फिर सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया। तो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में जब सेल वॉल बना तो हमको क्या दिखा, हमारा टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक जिसमें थे 8 न्यूक्लियाई में से 6 थे जो सेल वॉल बनने के बाद बन चुके थे, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग apparatus। अब 2 पोलर न्यूक्लियाई थे जो रहेंगे सेंट्रल सेल का हिस्सा। क्लियर। देख लो अब 3 सेल थे माइक्रोपाइलर एंड पे, मिया याद रखो, मिया मतलब MEA, माइक्रोपाइलर एंड पे होगा एग apparatus। ये रहा एग apparatus, ठीक है। एग apparatus में क्या होगा, 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल। सिनर्जिड के पास स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग था जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus। ये पोलन ग्रेन को गाइड करेगा, भाई इधर ओव्यूले आजा आजा आजा, कीमोट्रोपिक मूवमेंट। सो ये करने वाला था गाइड टू पोलन ट्यूब फॉर मूवमेंट इनटू सिनर्जिड। नेक्स्ट चलाजल एंड, AC एंटीपोडल सेल होगा वहां पे, तो चलाजल एंड पे क्या रहेंगे हमारे पास, एंटीपोडल्स। क्लियर। और सेंटर में था लार्ज सेल जिसमें हमको मिलेंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई। सो टोटल 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया और हमारा पहला हिस्सा हुआ है खत्म। सो इसी के साथ यहीं पे हमारा सेशन खत्म कर रहे, लेकिन भूलना नहीं टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड stay tuned with Vedantu Neat Made Easy. Do not forget to subscribe the video. ठीक है, चलो bye everyone and thank you so much for coming. So much of love from my side to you. Bye bye.